नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटेंस। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब इतना आसान है आप कुछ फॉर्मूले पढ़ लो, कुछ बेसिक चीजें आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की आनी चाहिए। और ये चैप्टर मतलब ये मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है तो आपको कैपेसिटेंस भी एक तरह से आता ही है। बस कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटी से बना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटी क्या होती है? कोई काम करने की एबिलिटी। कैपेसिटी कितना काम कर सकते हैं भाई। कोई कह रहा है मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं, कोई कह रहा है 50 किलो, कोई कह रहा है 100 किलो। तो ये सब क्या है? बेसिकली कैपेसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्जेस के टर्म्स में बात करें, उस कंटेक्स्ट में बात करें, तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है कितना ज्यादा कोई चार्ज होल्ड कर सकता है। क्या बोला? कितना ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है। एक छोटा सा कंडक्टर है मेरे पास, वो 1 माइक्रोकूलम चार्ज होल्ड कर सकता है। एक दूसरा है वो 100 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? 100 वाले की ज्यादा है ना, क्योंकि वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है ना। बस यही बात है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो गया तो हम कहेंगे उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो गई है। सही है। When charge is given to a conductor, its potential rises. अब पोटेंशियल की डेफिनेशन याद है आप लोगों को? बोलो भाई। एक सिस्टम ऑफ चार्जेस यहां रखा हुआ है, मैं इंफिनिटी से एक चार्ज को धक्का मार के लेके आ रहा हूं, है ना, ये अपोज कर रहा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, सारा का सारा चार्ज कहां होता है? सरफेस पे। बोलो इस पॉइंट का स्फेरिकल बॉडी है तो कितना पोटेंशियल होता था? के क्यू बाय रेडियस। याद है ना? वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ना। हाँ, के क्यू बाय आर। तो बोलो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। मैं कहूंगा जितना ज्यादा इसको चार्ज दे देंगे उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल हो जाएगा, है ना भाई। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। सही बात है, कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। When a charge is given to a conductor, its potential rises. And आपको दिख रहा है चार्ज और पोटेंशियल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दिख रहा है? ओके। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वोल्टेज बोल दो या पोटेंशियल बोल दो। जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल। जितना चार्ज उतना पोटेंशियल। डबल चार्ज डबल पोटेंशियल। 4 गुना चार्ज 4 गुना पोटेंशियल। ठीक है। आप कहोगे सर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बाय आर लगा दे। अरे ये स्फेरिकल कंडक्टर के लिए था, है ना, स्फेरिकल बॉडी के लिए था ना। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहे हैं। इन जनरल कोई भी कंडक्टर, वो फ्लैट भी हो सकता है, वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है। तो जनरल हमने लगाया क्या? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सही है। Q ये हटाना है, क्या लगाएंगे? C लगा देंगे। Q इज इक्वल टू CV। Q is equal to Q is equal to what is C? C is capacitance. किसका कैपेसिटेंस? ऑफ दिस कंडक्टर। सही है। इसका कैपेसिटेंस ही यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में लगा हुआ है। चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। Q इक्वल टू CV। क्यों? C मतलब देखना, V मतलब हम। क्यों देखें हम? ऐसे याद हो जाएगा। कैसे भी करके याद करो, Q इक्वल टू CV याद होना चाहिए। याद हो गया ना? पक्का ना? मन में सोचो Q इक्वल टू CV, 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 Q इक्वल टू CV। याद हो गया? ओके। अब C निकालना हो तो Q बाय V कर देंगे। सही है। चार्ज स्टोर्ड पर पोटेंशियल, पर यूनिट पोटेंशियल। एक वोल्टेज से 1 वोल्ट से कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं? 2 वोल्ट से कितना कर सकते हैं? 3 वोल्ट से कितना कर सकते हैं? 4 से कितना कर सकते हैं? जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे उतना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। सही बात है, कोई दिक्कत? ओके। अब कैपेसिटी देखो। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या भाई? कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी। तो दो डेफिनेशन दिख रही है आपको? सही है। यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की? फैरेड। क्या बोलते हैं? फैरेड। सिंबल कैपिटल F। 1 फैरेड कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज और 1 यूनिट पोटेंशियल होगा। सही है। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल से 1 कूलम चार्ज स्टोर करवा दिया तो कितना कैपेसिटी हो गया? 1 फैरेड। अच्छा मैंने आपको बताया था 1 कूलम तो बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज होता है,
है ना। और 1 वोल्ट तो बहुत छोटा सा होता है, घर में भी 230 आता है, तो 1 वोल्ट बहुत छोटा, ये बहुत बड़ा। तो बोलो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है ये बहुत बड़ी रही होगी, यानी कि 1 फैरेड बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। सही है, तो 1 फैरेड बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। ठीक है, हम पूरे अर्थ को कंडक्टर मान ले, पूरा अर्थ, पूरा प्लेनेट, तो अर्थ की कैपेसिटी 711 फैरेड आती है, पूरे अर्थ की 711। तो रियल यूज में, रियल लाइफ यूज में क्या हम यूज करते हैं, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड। सही है, और बड़े कैपेसिटर्स होते हैं तो मिली फैरेड। ठीक है, फैरेड क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है। सही है, तो 1 कूलम्ब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज 1 फैरेड व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज रेजेस इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से 1 कूलम्ब चार्ज स्टोर हो जाए, या 1 कूलम्ब चार्ज देने से 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ जाए। बात तो एक ही है। सही है भाई, ओके। फैरेड, या मैं कहूं डायमेंशंस की बात करते हैं। फैरेड क्या होगा बोलो, चार्ज, पोटेंशियल, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, है ना, डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट याद करो, वोल्ट, वोल्ट क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो वर्क डन क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है, ml टी माइनस टू इंटू एल डिवाइड बाय चार्ज, तो एम एल टू टी माइनस टू बाई एटी। इसको उधर लेके जाओ, कितना बनेगा, A2T2T4 M-1L-2, तो M-1L-2 T4A2, याद हो गया ना। अब ये सीधा सीधा नीट में पूछ सकता है आप, ध्यान रहे हर एक क्वांटिटी का आपको क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए। डायरेक्टली पूछ लेगा व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, M-1L-2 T4A2, याद होना चाहिए, इतना याद होगा सीधे 4 नंबर बन गए। सही है ना, तो याद करना बहुत जरूरी है इसलिए। ठीक है भाई, स्पेशल नोट, 1 फैरेड इज वेरी लार्ज, वी जनरली डील इन मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। सही है, जो आपके सर्किट्स में लगे होते हैं ना छोटे छोटे कंप्यूटर में, आपने देखा होगा छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, गोल गोल सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो नैनो फैरेड में या पिको फैरेड में मिल जाती है। ठीक है भाई, ओके। जो आपके जैसे पंखे में लगा होता है वो माइक्रो फैरेड में आते हैं। ठीक है, एसी का कंप्रेसर है, ठीक है, फ्रिज के कंप्रेसर के साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है उनका होता है 50 माइक्रो फैरेड, इस तरह की रेंज में होता है। ठीक है, ओके। तो कैपेसिटर, अब कैपेसिटर एज ए डिवाइस क्या होता है, कैपेसिटेंस तो प्रॉपर्टी हो गई, कैपेसिटर क्या होता है, जिसका काम ही क्या है, चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर करना ही कैपेसिटी है ना, एबिलिटी। और कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। चार्ज स्टोर कर रहा है मतलब एनर्जी को स्टोर कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है वो भी देखते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स, ये क्या होता है, ये 2 कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है विद एनी ज्योमेट्री, जिनके बीच में कोई भी ज्योमेट्री हो सकती है। ठीक है भाई, छोटे बड़े कंडक्टर्स हो सकते हैं, पैरेलल प्लेट वाले कैपेसिटर हो सकते हैं, एक सिलेंड्रिकल प्लेट है उसके बाहर एक और सिलेंड्रिकल प्लेट लगी हुई है। ठीक है, किसी कोई भी ज्योमेट्री हो सकती है। ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, सो दैट दे कैन बी गिवन इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज। ठीक है भाई, ये देखो ये मेरे 2 कंडक्टर्स हैं, मैंने क्या किया, इनको थोड़ा सा दूरी पे रख दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये नेगेटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से। बैटरी क्या कोशिश करती है, इधर से चार्ज देना, नेगेटिव चार्ज देना, और इधर से पॉजिटिव चार्ज देना, या फिर इधर से नेगेटिव चार्ज खींच लेना, यही करती है। तो बोलो इसने क्या किया, इधर से नेगेटिव चार्ज गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर से नेगेटिव चार्ज छीन गया तो पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। या फिर ऐसा ही बोल सकते हो कि पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इधर नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, इधर नेगेटिव चार्ज दे दिया। बोलो दोनों के बीच में क्या हो गया, अब चार्ज का सेपरेशन हो गया ना, मतलब एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। सही है, बैटरी की प्रॉपर्टी क्या होती है, जितना इधर से चार्ज देगा उधर से इतना ही चार्ज लेगा। तो बोलो जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा। समझ में आ गया। ठीक है, कैन बी गिवन इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस, द कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटर आर कॉल्ड प्लेट्स। ठीक है, ये जो कंडक्टर्स होते हैं ना जो कैपेसिटर में यूज होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बोलते हैं। सही है भाई, ओके। ठीक है भाई, अब यहीं पे यहाँ पे भी आप पुराना रिलेशन देख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV वाला। भाई जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ज्यादा चार्ज देगी ना। सही है, तो बोलो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, Q इज इक्वल टू CV बन जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बताएंगे तो बोलो C का वैल्यू क्या आएगा, Q बाई V, क्या जाएगा, जितना चार्ज दिया है डिवाइड बाय जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। समझ में नहीं आया, सही है। वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जनरली बैटरी का यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए। समझ में नहीं आया,
ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स। पैरेलल प्लेट, प्लेट क्या होती है? कंडक्टर्स ऑफ द कैपेसिटर, और पैरेलल है मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। दो कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल रख दो, बस रख दो, सही है, फिक्स कर दिया इनको, ये कैपेसिटर बन गया। कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सही है। दोनों के बीच में क्या हो गया भाई? कुछ गैप हो गया, दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या हो गया भाई? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दिस कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स placed at a distance d from each other, each of area a, सही है। एरिया ए है, ये डंडा मत सोच लेना इसको, ये प्लेट है, पूरी ऐसी प्लेट है, ऐसी बहुत बड़ी सी। इस प्लेट का जो एरिया है वो ए है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो डी है, सही है। कोई दिक्कत? ठीक है। ए चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू प्लेट 1 एंड माइनस क्यू इज गिवन टू द प्लेट 2। कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज सी इक्वल टू क्यू बाई वी, सही है। तो ये देख लो, ये मेरा जनरल सिंबल हो गया, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी प्लेट होती है, लेकिन हम सर्किट में लगाते हैं तो जो सिंबल बनेगा वो कैसा बनेगा? सही है। ये प्लेट नंबर 1 बोल देंगे, प्लेट नंबर 2 बोल देंगे, या प्लेट्स बोल देंगे सिंपली। बोलो, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इधर कैसा चार्ज आएगा? ये नेगेटिव से कनेक्टेड तो इसके कैसा चार्ज आएगा? तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू? जितना बैटरी का होगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा? V हो जाएगा। समझ में आया? इसके ऊपर मान लो इसकी कैपेसिटेंस C है ना, इसके ऊपर चार्ज आया Q, इधर प्लस Q और इधर माइनस Q, तो हम बोलेंगे द कैपेसिटर इज चार्ज टू ए टोटल चार्ज ऑफ Q, बस। ये नहीं बोलेंगे एक पे Q और एक माइनस Q ना, 2Q भी नहीं बोलेंगे। जो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है हम बोलेंगे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है प्लस Q, बस, खत्म बात। अब बताओ, इस कैपेसिटर को कितना वोल्टेज दिया गया? V, इसके ऊपर चार्ज आया Q, कैपेसिटेंस है C, तो बोलो तीनों में रिलेशन क्या होगा? Q इक्वल टू CV। समझ में आया? Q इक्वल टू CV याद है ना, तो ये भी याद हो गया होगा आप तक, तो सही है। ओके, तो हमने क्या किया? एक बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट, और इधर वाला ये है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। इधर कितना चार्ज आ गया? फॉर एग्जांपल प्लस Q, इधर कितना चार्ज आ गया? माइनस Q, एरिया कितना है? A, ठीक है। अब जनरली जो सेपरेशन होता है प्लेट्स के बीच में, दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ दिस प्लेट इज वेरी लार्ज, ठीक है। इमेजिन करो, ये दरवाजा है और यहाँ पे एक और दरवाजा रखा हुआ है, सो दिस इज ए कंडक्टर नंबर 1, और यहाँ पे जो दूसरा रखा हुआ है दिस इज कंडक्टर नंबर 2। अब मैं अगर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर के पास में कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सही है। तो बोलो, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। इसके ऊपर चार्ज कितना है? Q, इसके ऊपर माइनस Q। ओके, ऑल राइट। तो मुझे बताओ सिग्मा क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। भाई इसका चार्ज डिवाइड बाय इसका एरिया, इसका सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा कितना आ गया? Q बाय A, और इसके लिए कितना आ जाएगा? माइनस Q बाय A, सही है। कोई दिक्कत? ओके। अब मुझे बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना आएगा? एक इनफाइनाइट। बोलो, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंडक्टर्स लगे हुए हैं, अब मुझे यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ तो बोलो, ये प्लेट मेरे को कैसी दिखाई दे रही है? इनफाइनाइट जैसी नजर आ रही है, बहुत बड़ी प्लेट है भाई, है ना। तो यहाँ पे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ, डायरेक्शन में देख रहे हो नेगेटिव साइन के हिसाब से। बोलो, इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, टोटल कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, सही है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। कितना हो जाएगा? ठीक है। नवदीप, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैपेसिटर? देवांशु, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, सही है। ओके, ठीक है, क्लियर बात, ठीक है। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहां पे बाहर 0 होगा। बोलो भाई, इसकी ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से इससे दूर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से आएगा इधर। ये नेगेटिव है, ये बहुत बड़ा है, और इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसकी वजह से इधर की तरफ।
कितना आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो सिर्फ और सिर्फ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सही है। अच्छा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म, सही है। और डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एक नई डेफिनेशन सुन लो, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो है एनर्जी स्टोर करता है, और कुछ नहीं करता, बस चिल रहता है। समझ में नहीं आई बात, बिल्कुल सिंपल है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अभी तो बुलवाया था, तो भूल गए तुम, ठीक है। डेफिनेशन कहां बोला मैंने, हाँ, इनसाइड द कैपेसिटर, उसी का जिक्र चल रहा है तो वही बताएंगे ना, सही है भाई। कोई दिक्कत यहां पे, ओके। अब छोटा हो जा रहे और बड़ा हो गया, ठीक है इतना, ओके। अब मुझे बताओ, ई पता चल गया कितना, सिग्मा का वैल्यू पता है ना, क्या है, Q बाय ए। अब एक फॉर्मूला पुराना होता था, V इज इक्वल टू ई डी, वेद करके याद किया था हमने। V मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और D मतलब डिस्टेंस। तो मान लो यहां पे और यहां पे, ठीक है, इस एरिया में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यहां से यहां इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो गैप है दैट इज D। तो बोलो यहां पे पोटेंशियल हाई होगा और यहां पे पोटेंशियल लो होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो बोलो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, सही है, ओके। अब मैं कहता हूं यहां से यहां तक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो बोलो यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी होगा ना। तो बोलो V इज इक्वल टू E टोटल इंटू डी, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा की जगह लिख दिया Q बाय ए, एप्सिलॉन नॉट नीचे था, D ऊपर था, सही है, ओके। V इज इक्वल टू क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ओके। अभी फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाय V, सही है। इसको ऐसे लिख दो, Q इंटू 1 बाय V ऐसे लिख सकता हूं, मतलब V का रेसिप्रोकल है ना, पढ़ा था ना। चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटी इंटू वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। वोल्टेज डिफरेंस कितना आया, अभी अभी निकाला, ओके। C इज इक्वल टू Q इंटू 1 बाय V, मतलब इसका रेसिप्रोकल अपॉन, तो कैपेसिटी कितना हुई, A एप्सिलॉन नॉट। कौन से कैपेसिटर की बात चल रही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन, सही है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि हमने माना है कि यहाँ पे वैक्यूम है या एयर है। अगर कोई और चीज होती यहाँ पे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाता, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आता भाई, बस चिल, तो नहीं आई, ओके। The capacitance of a parallel plate capacitor, let me rub it. The capacitance of a parallel plate capacitor depends on the area of the plates. बोलो भाई, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा
कैपेसिटेंस, जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। ठीक है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में गैप कितना है और प्लेट्स का एरिया कितना है ना, बीच में क्या है मतलब बीच का मीडियम क्या है। ठीक है, द कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज स्टोर्ड और द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सही है, जो कैपेसिटेंस है, बोलो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आया, क्या वहां पे कहीं चार्ज या पोटेंशियल का जिक्र है? बैटरी जोड़ रखी थी उसका कोई जिक्र है? सिर्फ क्या है, एरिया, मीडियम और डिस्टेंस, सिर्फ तीन चीजों पे डिपेंड करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। सॉरी, और हमारे कंटेक्स्ट में हमारे काम की जो चीज है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टडी करते हैं। अगर कोई और कैपेसिटर होता है तो उसकी कैपेसिटेंस वगैरह हमें याद करनी होती है या निकालनी होती है। ठीक है, जो सर्किट्स में लगे होंगे दे विल बी मोस्ट लाइकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है भाई, ओके, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ ए एप्सिलॉन नॉट और डी पे डिपेंड करता है, चार्ज कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता, और बैटरी कौन सी लगा रखी है इस पे, क्योंकि बैटरी चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे, कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, कैपेसिटेंस आया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, अगर कोई और मीडियम होगा तो ए एप्सिलॉन बाय डी, ये आ गया आपका सी के बराबर। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना। एप्सिलॉन आर क्या होता था, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी को और क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मतलब कितना अच्छा इंसुलेटर है बीच में। ठीक है, कितना अच्छा इंसुलेटर है, जितना स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब, डाइलेक्ट्रिक मतलब बेसिकली इंसुलेटर ही होता है, तो डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर जितना अच्छा लगाएंगे बीच में उतना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सही है, क्लियर बात। तो जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिक्र हो उसके बीच में आप कोई ऐसी चीज डाल दो जो बहुत अच्छा इंसुलेटर है, रबर डाल दो उसके अंदर कंक्रीट डाल दो, या कोई भी ऐसी चीज डाल दो जो बहुत ही क्या है, अच्छी इंसुलेटर है, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा के होगा उतना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सही है, अभी ये आगे भी आएगा तो थोड़ा सा पहले बता दिया मैंने। ठीक है, ओके, व्हेन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, when plates of capacitor are separated by a dielectric medium of relative permittivity epsilon r, तो बोलो epsilon r क्या होता है, k के बराबर। द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर कितनी हो जाएगी, a एप्सिलॉन बाय d, एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r को क्या लिख देंगे, k, तो बोलो k इंटू a एप्सिलॉन नॉट बाय d, तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस का कितने टाइम्स हो गया, k टाइम्स हो गया। तो जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटी विल इंक्रीज कितने टाइम्स, k टाइम्स, k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम जो डाला गया। सही है, ओके, तो बोलो कैपेसिटी विद मीडियम इज इक्वल टू k टाइम्स कैपेसिटी विद एयर, याद हो जाएगा। Hence the capacity becomes k times when a dielectric is inserted in the capacitor. The electric field inside the capacitor in ideal condition is uniform. ठीक है, अब बोलो भाई कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा था, यूनिफॉर्म था। लेकिन एक छोटी सी समस्या होती है कि जो कैपेसिटर की जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना इधर, है ना, प्लेट के बाहर वाला एरिया की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बल्ज्ड आउट होता है। ठीक है, बीच में तो यूनिफॉर्म रहेगा, बाहर की तरफ क्या रहेगा, थोड़ा सा बल्ज्ड आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कैपेसिटर एंड इट इज नॉन यूनिफॉर्म एट द एजेस। एजेस पे ये क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट और फ्रिंजिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज एज इफेक्ट और फ्रिंजिंग इन केस ऑफ कैपेसिटर।
तो अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द सेंट्रल पोर्शन एंड एट द एजेस ऑफ द कैपेसिटर इट इज नॉन यूनिफॉर्म, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड और फ्रिंजिंग। सही है। दिस नॉन यूनिफॉर्मिटी नियर द बाउंड्रीज बिकम्स नेग्लिजिबल व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है ना, ये क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल। कब, जब इनके बीच में गैप क्या होता है, बहुत ही कम। जब ये बहुत नजदीक नजदीक होते हैं तब क्या होता है भाई, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। सही है। ओके, यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा ना ऐसे, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर अगर आपने ले लिया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना, स्फेरिकल है ना, तो अगर कंडक्टर स्फेरिकल है और इसकी कैपेसिटेंस का जिक्र चल रहा है तो क्या होगा। ठीक है, ठीक है। तो बोलो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, इसका चार्ज Q है, रेडियस R है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल KQ/R है ना, V इज इक्वल टू KQ/R। अच्छा, V इज इक्वल टू K की जगह लिख दो क्या, 1/4πε0। सही है। तो बोलो Q, इसको इधर लेके जाओ, Q इज इक्वल टू समथिंग V है ना, Q इज इक्वल टू समथिंग इंटू V। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो ये क्या हो जाएगा, C मतलब कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। अगर मैं इसको कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर रहा हूं तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी आती है, कंपेयर दिस विद द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। तो C का वैल्यू दिख गया ना सीधा सीधा मुझे। सही है, कितना आया, 4πε0R। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, सही है भाई। हेंस कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 4πε0R, 4πε0R। अब सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी आ सकता है नीट में, क्योंकि अभी मेरे ख्याल 2021 या 2022 में जहां तक मुझे याद है ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, 4πε0R। जिसको याद था उसने फटाक से 4 नंबर ले लिए, है ना। ऐसे ही 4 करके बहुत आगे चले जाते हैं लोग, या फिर 4 करके बहुत पीछे चले जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में और -1 कर लेते हैं। ठीक है। In this case as well, we can observe that the capacitance depends on geometry and the medium। किस पे डिपेंड कर रही है भाई, मीडियम पे और ज्योमेट्री पे, है ना। R मतलब रेडियस कितनी है और मीडियम कैसा है। ठीक है, 4π तो कांस्टेंट है। अब इसमें आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर आपने तो कहा था कैपेसिटर की डेफिनेशन में 2 प्लेट होती है, यहाँ तो एक ही प्लेट है, एक ही कंडक्टर है, दूसरा कहां गया। मैं कहूंगा दूसरा इज एट इनफाइनाइट, दूसरा इंफिनिटी पे है। ठीक है, और इसके इस स्फेरिकल कंडक्टर और उसके बीच में मीडियम कौन है, ε0 है ना, फ्री स्पेस है, इसलिए यहाँ पे 4πε0 आ गया। कोई और होता तो एप्सिलॉन आ जाता। बस समझ में आया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेयर इज द सेकंड प्लेट फॉर ए स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या बोलेंगे, इंफिनिटी पे है। ठीक है ना, नींद में तो नहीं है कोई, देख लो लाइट ब्लिंक की क्या भाई, अच्छा लाइट चली गई, ओके ठीक है। वहां कहीं फिर से सुबह की तरफ ब्लिंक कर रही हो तो वो दोबारा करवाना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी का जिक्र आ गया। कई बार मैंने बोला ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो एनर्जी कितनी है, कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, ये है टॉपिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर। अच्छा मुझे बताओ, पोटेंशियल वाली डेफिनेशन याद है आपको, पोटेंशियल की डेफिनेशन बहुत जरूरी है इसीलिए। बोलो भाई, इंफिनिटी से लाए, कुछ वर्क किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है। अच्छा, वो जो वर्क किया है वो कहां चला गया, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, है ना। तो हम बोलो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डेफिनेशन थी। जो वर्क था वही क्या बन गया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो वर्क डन की जगह मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। अब मुझे इसको भूल जाओ, बोलो इस फॉर्मूले को देख के U निकालना है, तो U का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। सही है भाई, तो U इक्वल टू QV इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी। अब ये चीज ना आगे के लिए भी ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत आगे चल के आएगा। आपको बोल दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुना है कभी,
है ना, 13 - 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड चैप्टर, क्लास 11 केमिस्ट्री, है ना, कि भैया हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें ग्राउंड स्टेट में इतनी एनर्जी होती है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी काइनेटिक एनर्जी, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से आया? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन और वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली व्हाट? एनर्जी का यूनिट। ठीक है, याद रहेगी ये बात? ठीक है, ओके। तो U इज इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगा। अब मैं कहता हूं कि इमेजिन करिए कि यहां पे हम ये एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, हर बार इंफिनिटी से एक छोटा सा चार्ज लेके आता हूं और यहां लाके लपेट देता हूं, है ना। ये कंडक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसके ऊपर टोटल चार्ज Q है। ठीक है, तो बोलो मैं dq चार्ज लेके आया, उससे इस सिस्टम की कितनी एनर्जी बढ़ गई? du एनर्जी बढ़ गई। सही है, इसका पोटेंशियल था V। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? इसका पोटेंशियल कितना था भाई? V। ओके, तो dq चार्ज लेके आया, du एनर्जी बढ़ गई और V पोटेंशियल था। du इज इक्वल टू dq इंटू V। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूं, टोटल एनर्जी आ जाएगी मेरे पास, और इधर भी कुछ आ जाएगा तो टोटल एनर्जी आ जाएगी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसका इंटीग्रेशन करने से। करते हैं, चलो। सही है, ओके। तो du का इंटीग्रेशन u, अच्छा v को क्या लिखूं मैं अब? यहां का v तो हमको पता ही नहीं है। v के लिए मैं क्या कर सकता हूं? बोलो q इज इक्वल टू CV याद है आपको? v को लिख दो ना, q बाई सी। तो ये इसके ऊपर चार्ज है q, dq चार्ज लेके आए, du एनर्जी बढ़ गई, इसका पोटेंशियल था v। तो क्या लिखेंगे बोलो? dq एज इट इज, v की जगह लिख दिया क्या? q बाई सी। q चार्ज था, c इसका कैपेसिटेंस था। सही है, इंटीग्रेट करते हैं अब। बोलो q dq क्या बनेगा? x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, q dq का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाई 2। तो क्या बन जाएगा बोलो? q dq का इंटीग्रेशन बनेगा q स्क्वायर बाई 2, और ये c क्या है? ये तो इसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, और ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो c बाहर निकल जाएगा। 1 बाई सी q स्क्वायर 2। सही है, तो u का वैल्यू क्या बन गया भाई? q स्क्वायर बाई 2c। सही है, बोलो पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए कैपेसिटर q स्क्वायर बाई 2c। अब तक क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा? कैपेसिटेंस क्या होती है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV। सही है, फिर Q इज इक्वल टू CV में बैटरी और कैपेसिटर लगा रखा है, Q इक्वल टू CV बन जाता है वहां पे भी, है ना। Q इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, C इज द कैपेसिटेंस, और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया हुआ है। सही है, उसके बाद आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस कितनी आई? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। सही है, अब आ गया कि अब उस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है Q, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसकी कैपेसिटेंस है C, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? Q स्क्वायर बाई 2c होगी। अरे एनर्जी स्टोर्ड है ना उसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है ना, तो वो एनर्जी कितनी है? Q स्क्वायर बाई 2c है। अरे Q का तो वैल्यू मैंने कहीं पढ़ा था ना, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो मैं Q ना यहाँ पे Q की जगह क्या लिख दूं? CV, और उसका पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। तो बोलो क्या बन जाएगा? c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c, एक c से एक c कट जाएगा, क्या बन जाएगा? 1 बाई 2 c v स्क्वायर। अरे 1 बाई 2 c v स्क्वायर बन जाएगा। सही है, अच्छा c v स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? c v इंटू v। तो बोलो q इक्वल टू c v, c v की जगह q लिख दो, तो क्या बन जाएगा? 1 बाई 2 q v। समझ नहीं आया? आ गया? तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और एक कैपेसिटर, तीन फॉर्मूले बनते हैं आपके पास। क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं? Q स्क्वायर बाय 2c, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV, है ना। रजिस्टर के केस में याद है ना आपको? 1 बाय 2 VI, I स्क्वायर R, वही 1 बाय 2 क्यों बोला मैंने? VI पावर होता था VI, V स्क्वायर बाय R और I स्क्वायर R। सिमिलर फॉर्मूला दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सही है ना, है ना। वहां पे रजिस्टर के लिए जो पावर कंजम्पशन है, दैट वाज द 3 फॉर्मूलाज। यहाँ पे कैपेसिटर के लिए भी हमारे पास क्या है? 3 फॉर्मूले।
सही है, बोलो VI कब यूज करते हैं? जब वोल्टेज और करंट दोनों दे रखे हैं, करंट और रेजिस्टेंस दे रखा तो I स्क्वायर R, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा तो V स्क्वायर बाय R। यहां पे देख लो चार्ज और कैपेसिटेंस दे दिया Q स्क्वायर बाय 2C, चार्ज सॉरी कैपेसिटेंस और वोल्टेज दे दिया तो हाफ CV स्क्वायर, चार्ज और वोल्टेज दे दिया तो 1/2 Q। तीनों फॉर्मूला लगा सकते हो, जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से लगाओगे ना। समझ में नहीं आया? फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ अज्यूमिंग इट टू बी ए कंडक्टिंग स्फीयर। अर्थ अगर आपके नजर में एक स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? है ना, एक कंडक्टर के लिए क्या होता था कैपेसिटी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पता है, पाई पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, आर मतलब रेडियस होगा कंडक्टर, और अर्थ को कह रहा है कि ये पूरा का पूरा कंडक्टर मान लो तो कितनी कैपेसिटी आएगी? तो आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर। सही है, किलोमीटर की वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा कितना? 711 भाई, 711 फैरेड आएगा। ठीक है, 711 फैरेड। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत? Find the potential difference across the plates of a capacitor containing charge 3 millicoulomb on each plate whose capacity is 9 picofarad। अरे भाई, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ लिया एकदम से ही। क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। किसके लिए? कैपेसिटर दे दिया, उसके ऊपर चार्ज दे दिया, कैपेसिटी यानी कि C दे दिया। ठीक है, ये मेरे पास कैपेसिटर है भाई, सॉरी ये मेरे पास कैपेसिटर है, ये मेरे पास बैटरी है भाई। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज बोलो 3 मिली कूलम्ब, कैपेसिटी बोलो C इक्वल टू 9 पिको फैरेड, V पता करना है, Q इक्वल टू CV, Q कितना है? 3 मिली कूलम्ब इज इक्वल टू C कितना है? 9 पिको फैरेड, वोल्टेज कितना है? V। पिको की जगह लिख दो क्या? 10 की पावर -12, मिली की जगह लिख दो 10 की पावर 3। सही है, इसको इधर लेके आओ, आंसर आ जाएगा, बी आ गया ना? कोई दिक्कत भाई? सही है, दैट वाज द आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की बात कर रहा है, जैसे ही बोल दिया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर हो गया? पैरेलल प्लेट वाला हो गया। ठीक है ना? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज C0 इज डबल्ड। वाह भैया, एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी कितनी थी? C0, उसके प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या कर दिया? डबल। बट द एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स, और एक प्लेट जो है ना 4 गुना बड़ी कर दी। सही है, तो पूछ रहा है कैपेसिटेंस कितनी होगी नए कैपेसिटर की? नया कैपेसिटर बन गया वो। ठीक है, तो मैं कहता हूं लेट्स से कि ओरिजिनल एरिया वाज A0, लेट्स से द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वाज D0 एंड ओरिजिनल कैपेसिटेंस वाज C0। सही है, तो C0 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A0 एप्सिलॉन नॉट बाय D0। सही है, कैपेसिटर है नया, न्यू कैपेसिटेंस Cn उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। उसका एरिया क्या है? ओरिजिनल वाले का 4 गुना, तो 4A0 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डबल 2D0। रेशियो ले लेने का 2/1, Cn by C0 is equal to, so it becomes double। मुश्किल है क्या? बहुत हाई फाई क्वेश्चन था ना, है ना? बिल्कुल जेई एडवांस MIT के लेवल का क्वेश्चन था ना ये तो। हाँ, ये आसान था भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पुट करो। सिलेंड्रिकल प्लेट्स ओके, मान लो अगर आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दे रखा है तो आप क्या करेंगे? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखो सबसे, अरे 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 फिगर नहीं बनाई इसमें, सॉरी फिगर नहीं बना रखी है। हालांकि सिलेंड्रिकल प्लेट्स जो है ना, इसका आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो रिजल्ट याद करना है, क्या भाई? कि कैपेसिटेंस सिलेंड्रिकल, पहले ही रिजल्ट याद कर लो, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, कैपेसिटर टोटल कैपेसिटेंस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ln
R2/R1, सही है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2/R1। आ गया आंसर, याद हो गया, इतनी कैपेसिटेंस होती है, ठीक है, ओके। और अगर स्फेरिकल कैपेसिटर हो तो स्फेरिकल कैपेसिटर सिंगल कंडक्टर नहीं है उसके अंदर दो हैं, ठीक है। ये हो गया एक कंडक्टर, ये हो गया दूसरा कंडक्टर, ठीक है। पहले का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2। तो बोलो स्फेरिकल अगर कैपेसिटर है इस तरह का, R1 और R2 रेडियस की दो प्लेट्स लगा रखी हैं, क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1। ये हो जाएगा स्फेरिकल के लिए। और बोलो सिलेंड्रिकल के लिए, सिलेंड्रिकल में क्या हो रहा है, देखो इस तरह का कैपेसिटर है, ठीक है। अंदर वाला रेडियस R1, बाहर वाला रेडियस R2, ठीक है। तो R1 और R2 पता चल गया ना क्या है, तो ये याद हो जाएगा फॉर्मूला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय ln R2 बाय R1। और फॉर स्फेरिकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो R2 R1 बाय R2 माइनस R। याद रहेगी ये बात, ठीक है, ओके। अरे अरे यार क्या है इसको, ठीक है भाई, डेरिवेशन देख लो। सिलेंड्रिकल प्लेट यूजिंग गॉस थ्योरम, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई ds होता है ना। फ्लक्स की डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू गिवन एरिया, और इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है इंटीग्रल ई ds जो क्या होता है q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। फॉर ए सिलेंडर, सिलेंडर के लिए क्या होता है, बोलो बोलो यहां पे क्या होता था, बोलो कुछ r डिस्टेंस पे हमने क्या मान लिया था, जैसा चार्ज है वैसा ही सरफेस मान लिया था, याद करो। तो बोलो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई r इंटू एल, याद आया। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया बन गया था, इंटीग्रल ई डॉट ds वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कर दिया, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, बोलो क्या बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया था r डिस्टेंस पे क्या था, q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट u का u, और 2 पाई r l उठा के इधर ले आए, याद करो, q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट e इंटू 2 पाई r l, 2 पाई r l को उठा के इधर लेके आओ, याद आया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, v इज इक्वल टू ed होता है, याद है, v इक्वल टू ed। तो बोलो dv इज इक्वल टू edr, इंटीग्रेट इंटीग्रेट माइनस का साइन लगता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। हमने क्या किया, dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr, कहां से कहां तक, R1 से R2 तक, क्योंकि अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं कैपेसिटर की। अंदर वाली रेडियस है R1, तो R1 से लेके R2 तक जो है क्या हो रहा है, रेडियस जा रही है ना, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। R1 से R2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। बोलो R1 से R2 तक, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r l, q बाय एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r l इनटू dr। सॉल्व करेंगे, जो भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, क्या क्या कांस्टेंट है, q एप्सिलॉन नॉट 2 पाई और l बाहर निकल जाएगा, बोलो क्या बच जाएगा, dr बाय r। याद करो इंटीग्रेशन dx बाय x क्या होता था, log x, तो बोलो dr बाय r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log r, सही है। लिमिट है R1 से R2, तो बोलो यहां पे भी लिमिट क्या लगेगी, R1 से R2 तक, बोलो log R2 माइनस log R1, मतलब log R2 बाय R1, याद हो गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, log R2 बाय R1, सही है। तो v इज इक्वल टू q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln R2 बाय R1। अब देखो q इज इक्वल टू समथिंग इंटू v, बाकी सारा उठा के इधर लेके जाओ, क्या बन जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ऊपर, ln R2 बाय R1 नीचे, क्या बनेगा, q इज इक्वल टू समथिंग इंटू v, q इज इक्वल टू cv होता है, जो आया था साथ में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइड बाय ln R2 बाय R1, दैट इज कॉल्ड c। समझ में नहीं आया, कंपेयर कर लिया, c इज इक्वल टू q बाय v से
सी का वैल्यू क्या है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय एल एन R2 बाय R1। ये आ गया कैपेसिटेंस इक्वल टू दिस। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ चाहिए तो एल को उठा के इधर ले आओ। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय एल एन R2 बाय R1। समझ में नहीं आया? याद हो गया फॉर्मूला? फिर से बताना है। एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई? एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी पर यूनिट वॉल्यूम, कितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर के अंदर होगी, ये पूछ रहा है। इस बारे में बात करना चाह रहा है। ठीक है, कितनी देर की वीडियो होगी? 40। अरे अरे ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता है आपको, सही है। एनर्जी कितनी होती है? हाफ CV स्क्वायर, और V क्या होता है? E इंटू डी। ये तीन फॉर्मूले हैं, इन्हीं के आधार पे करते हैं। U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, C की जगह ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, V की जगह आ जाएगा ED स्क्वायर। सही है, तो ये आ गया U इज इक्वल टू, बोलो, ये D स्क्वायर और एक ये D, एक D कट जाएगा, क्या बनेगा? 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डी, ए एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डी। सही है। अच्छा, अब D, हाँ ठीक है, D और A इनको मल्टीप्लाई कर दिया। D और A को मल्टीप्लाई किया, एरिया को D से, एरिया ऑफ द प्लेट्स को डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से मल्टीप्लाई कर दिया। सोच के देखो, आपके पास यहां पे एक प्लेट है, यहां पे ऐसे दूसरी प्लेट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। मैं मान लेता हूं कि ये स्क्वायर शेप की प्लेट्स हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लेट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है D। मैं कहता हूं इस पूरे की वॉल्यूम बताना। ये एरिया इंटू ये वाला डिस्टेंस वॉल्यूम हो जाएगा, तो एरिया इंटू डी वॉल्यूम ही तो होता है। बोलो क्या आ जाएगा? एरिया इंटू डी वॉल्यूम। ये वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम को उठा के चले जाओ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। याद आया कि नहीं आया? सही है, तो बोलो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को उठा के चले जाओ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। समझ में आया? कोई सिंपलेस्ट फॉर्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एक बार और आ चुका है ये पहले भी, याद करना कहां आया था। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये याद करना कहां आया था? लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यही फॉर्मूला है, देख लेना। ठीक है, पॉइंट द चार्ज ऑन ए, find the charge on a parallel plate capacitor whose capacitance is 4 microfarad and potential difference is 4 volt। C दे दिया, V दे दिया, क्यों पूछ रहा है? क्यों पूछ रहा है? Q इक्वल टू CV, बस खत्म हो गया। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड ऑन दिस कैपेसिटर। Q पता है, C पता है, V पता है, हाफ CV स्क्वायर कर दिया। सही है, एनर्जी पूछ ली थी ना, हाफ Q भी कर दो, कुछ भी कर दो, हाफ CV स्क्वायर है ना, Q स्क्वायर बाई 2C, तीन फॉर्मूले से कोई सा लगाओ, आ गया आंसर। मुश्किल है क्या? What capacitance is required to store an energy of 100 kilowatt hour at a potential of 10,000 volts। भाई एनर्जी की बात कर रहा है किलोवाट आवर में, एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा ही यूनिट है क्या ये कौन सी कमर्शियल यूनिट है? ये तो पहले इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। सही है, पोटेंशियल दे दिया, एनर्जी दे दिया, C पूछ लिया, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी गिवन है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे जूल में। C पूछा हुआ है, V गिवन है, तो हाफ CV स्क्वायर से C नहीं आ जाएगा, C निकाल लो, बस खत्म बात। U आ गया था 3.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है? 6 होता है 1 किलोवाट आवर। 100 है तो 10 की पावर 8 हो गया, 1/2 C, और वोल्टेज कितना? 10,000। आंसर निकाल लो। समझ में नहीं आया? चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, अब ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लें क्या? दिस पेज नंबर 7। ओके, अच्छा, आगे की एक बात बताऊं,
एक से ज्यादा कैपेसिटर अगर लगा दे सर्किट में, देखो सीरीज में कैपेसिटर लगा दिए, टोटल इन तीनों को हटा के मैं एक सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहता हूं, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? तीनों का रेसिप्रोकल ऐड कर दो। जो रेजिस्टेंसेस के लिए सीरीज में होता है वो यहां पैरेलल में होता है, जो वहां पैरेलल में होता है वो यहां सीरीज में होता है। इनका सीरीज कॉम्बिनेशन है, इन तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है। C1 C2 C3 तीन अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर दे, तीनों को हटा के एक लगाना है, वो होगा C इक्विवेलेंट। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर मैंने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, देखो पैरेलल 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 है ना, तो C1 इन तीनों को हटा के एक सिंगल लगाना है, सिंगल जो लगेगा उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। उल्टा हो रहा है ना, और उल्टा हो गया तो बोलो आधी चीजें याद हो गई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते है कि नहीं? आसान। मेथड बिल्कुल वही रहेगा, बस लास्ट में क्या करना, जहां सीरीज वाला फॉर्मूला लगता है वहां पैरेलल, और जहां पैरेलल वाला लगता है वहां सीरीज। समझ नहीं आया है ना? ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 7 जहां पे हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को चार्ज एक्चुअली कर रहे हैं तो क्या मैकेनिज्म हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सही है? तो ये हम वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। आई वांट टू फिनिश दिस चैप्टर एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, वेरी इजी चैप्टर, completely analogous to current electricity. I'll see you tomorrow.